नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 15 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां, कृषि ऋण समितियां उपलब्ध करवाएंगी मेडिसिन। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों सस्ती दरों पर कृषि ऋण समितियां जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाएगी। सहकारिता सचिव सी पालरासु ने बताया कि प्रदेश के सहकारिता विभाग ने राज्य की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए नई पहल की है। इसके अंतर्गत हिमाचल ने भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर सहकारी क्षेत्र में लगभग 40 नई योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं का लक्ष्य राज्य के सहकारी क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के उपनियमों से लेकर व्यवसाय विविधीकरण तक की संपूर्ण संरचना में संशोधन करना है। इसके दृष्टिगत जन औषधि केंद्रों के रूप में शामिल प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में लगभग 50 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन किया है। इन केंद्रों के माध्यम से टेलीलॉ और टेलीमेडिसिन जैसी विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 80 से अधिक समितियां कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर रही है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए एलपीजी और पेट्रोल पंप खुदरा लाइसेंस भी खोले गए हैं। पालमपुर की एक सोसाइटी ने भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और अगले 10 दिनों के भीतर कई अन्य सोसाइटी द्वारा आवेदन करने की उम्मीद है। राज्य में अधिकांश सभाओं द्वारा आदर्श उपनियमों को भी अपनाया गया है। विभाग प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में कार्य कर रहा है। अगले 2 महीने के भीतर हार्डवेयर की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में चलेगा अनाज भंडारण कार्यक्रम। सी पालरासु ने बताया कि अनाज भंडारण कार्यक्रम में जिला ऊना की एक सोसाइटी की पहचान की गई है और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में लगभग 1300 समितियां प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कार्य कर रही है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में जिला सहकारी विकास समिति की बैठकें आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न विभाग सहकारी क्षेत्र के विभिन्न मामलों को सुलझाते हैं। 15 इलेक्ट्रिक टैक्सियां किराए पर लेगा परिवहन विभाग। फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल होंगी गाड़ीपा। राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत परिवहन विभाग 15 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को किराए पर लेगी। इन टैक्सियों का प्रयोग इंटरसेप्टर के तौर पर किया जाएगा, यानी परिवहन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड में यह ई टैक्सियां शामिल होगी। हाल में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने परिवहन विभाग को इंटरसेप्टर के लिए 15 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को किराए पर देने को भी अनुमति प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत परिवहन विभाग की ओर से शुरुआत में 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियां खरीदने के लिए लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा। इन लाभार्थियों को ई टैक्सियां खरीदने के लोन प्रदान किया जाएगा। वहीं 50% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसके बाद 4 सालों के लिए सरकारी विभागों में यह टैक्सियां अटैच होगी। इसके बाद 2 साल के लिए अवधि को और अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। इसकी कड़ी में परिवहन विभाग ने सबसे पहले 15 ई टैक्सियों को किराए पर लेने का फैसला किया है। यह टैक्सियां परिवहन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल होगी। इन टैक्सियों के आने के बाद परिवहन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड में वाहनों की संख्या 18 हो जाएगी। टैक्स चोरी में रोक लगने से राजस्व में मदद मिलेगी। सड़कों पर उतरेगा विभाग। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही परिवहन विभाग का पूरा अमला सड़क पर उतरने वाला है।
इस दौरान जहां यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर नकेल कसी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर नगर टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग प्रदेश में बिना टैक्स दिए चलने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त हो गया है। ऐसे में बिना टैक्स दिए वाहन चलाने वाले लोग विभाग की कार्रवाई का शिकार होने वाले हैं। ट्रैफिक रूल्स बताएंगे। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि विभाग 15 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को किराए पर लेगा। इन टैक्सियों का प्रयोग परिवहन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड में किया जाएगा। इनके आने के बाद परिवहन विभाग को यातायात नियमों का पालन करवाने में आसानी होगी। इससे जहां सड़क सुरक्षा के लिहाज से परिवहन विभाग को मदद मिलेगी, तो वहीं टैक्स की चोरी रोकने में भी विभाग मुस्तैद होगा। हिमाचल में पुलिस की नाक तले चलती रही क्रिप्टो ठगी, 3 साल से लुटती रही प्रदेश की जनता। हिमाचल प्रदेश में पुलिस के नाक तले पिछले करीब 3 साल क्रिप्टो करेंसी की ठगी का खेल चलता रहा और प्रदेश की जनता लुटती रही। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब प्रदेश की जनता लुट रही थी, तो पुलिस अधिकारी कहां सोए हुए थे। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगों ने जनता से करोड़ों रुपए लूट लिए और सरकार की इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सरकार की इंटेलिजेंस भी कुंभकर्ण की नींद सोई रही है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले भी लोगों ने पुलिस को क्रिप्टो करेंसी ठगी को लेकर शिकायतें दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी जांच के घेरे में है। बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग के कई कर्मियों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पैसा लगाया है। इसके अलावा कई पुलिस कर्मियों ने लोगों का पैसा भी लगवाया है। विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक होशियार सिंह के सवाल के बाद प्रदेश सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले एसआईटी बनाई थी। 26 सितंबर को पुलिस मुख्यालय की ओर से डीआईजी उत्तरी रेंज अभिषेक दुल्लर के नेतृत्व में 8 पुलिस अधिकारियों की एसआईटी बनाई थी। एसआईटी ने क्रिप्टो करेंसी के नाम करोड़ों की ठगी मामले में हेमराज और सुखदेव नाम के 2 मुख्य आरोपियों को गुजरात के गिर सोमनाथ से गिरफ्तार किया था। पुलिस थाना पालमपुर जिला कांगड़ा में दर्ज मामले की एफआईआर की जांच के दौरान क्रिप्टो मुद्रा निवेश से जुड़ी जटिल वित्तीय धोखाधड़ी योजनाओं का खुलासा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के नाम लोगों से हुई करोड़ों की ठगी मामले में मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा, सुखदेव ठाकुर, हेमराज ठाकुर और अन्य जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। इस अपराध में निवेशकों को लुभाने के लिए उच्च रिटर्न के वादे और अन्य दावों के साथ कोर्वियो क्वाइन नाम की नकली क्रिप्टो मुद्रा का प्रचार शामिल है। एसआईटी ने अब मास्टरमाइंड सुभाष को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी मामले में हिमाचल पुलिस से सेवानिवृत्त कर्मी सुनील को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की जांच में आरोपी के खातों में करीब 198 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले हैं। पंजाब पुलिस की जांच में खुलासे के बाद ठगी में शामिल 10 और लोग रडार पर हैं। क्लोनिंग वॉयस से लोगों को ठग रहे शातिर, शिमला साइबर सेल ने किया अलर्ट। साइबर ठग अब लोगों को क्लोनिंग वॉइस के झांसे में फंसाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर आपके नंबर पर बेटा, पति व पत्नी की आवाज में आपसे पैसे की मांग करता है और ऑनलाइन भेजने की बात कहता है, तो बिल्कुल पैसे देने से मना कर दें। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया, तो आपके खाते से एक पल में सारे पैसे राशि हो सकती है। साइबर ठगों ने लोगों को ठगने के लिए कई तरह के वॉयस मैसेज तैयार कर लिए हैं। फोन कॉल पर शातिर कभी वो आपकी पत्नी बन सकता है, तो कभी वो आपका पिता बन सकता है। इसलिए जब कोई आपको अपना दूसरे नंबर से कॉल करे, तो सबसे पहले उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करें।
इसके बाद जांच करें कि क्या वाकई में बेटा को क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स चाहिए था। उसके बाद ही फिर कोई निर्णय लें। साइबर सेल शिमला में लोगों से साइबर ठगों में झांसे में न आने की अपील की है। साइबर सेल की ओर से ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया हाईटेक हो रही है, ठीक उसी तरह इस इंटरनेट की दुनिया में साइबर ठग भी हाईटेक तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। साइबर ठग आपकी आवाज से आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं। साइबर ठग आपका बेटा या कोई और रिश्तेदार बनकर कॉल करेंगे। इस खेल को अंजाम देने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। साइबर अपराधी आपका दोस्त बनकर आपको सीधे कॉल करते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो इस दौरान आपकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। साइबर ठगों का सारा खेल यही से शुरू होता है। पर्सनल नंबर कॉल पर ही करें विश्वास। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि अगर कोई आपके पर्सनल नंबर से आपको कॉल करे तो ही उस पर विश्वास करें। साइबर ठगों के जाल में फंसे लोग क्लोनिंग वॉइस यानी आपकी आवाज और डुप्लीकेट आवाज को नहीं पहचान पाते हैं और शातिरों के झांस में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं और कॉल करते हैं, तो ऐसे में आप अपने रिश्तेदार के पर्सनल नंबर पर एक बार कॉल करें। नैना देवी में बनेगी 3.83 किलोमीटर लंबी टनल। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन पर 7 स्टेशनों का होगा निर्माण। सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बैरी बरमाणा रेलवे लाइन पर कुल 7 रेलवे स्टेशन बनेंगे। बिलासपुर शहर के समीप बध्यात में बड़ा रेलवे स्टेशन निर्मित किया जाएगा। वहीं टनल व ब्रिज निर्माण की कवायद जारी है, जबकि अभी टनल के भीतर ब्लास्टलेस ट्रैक निर्मित करने का कार्य चल रहा है। ऐसे में रेलवे लाइन का सफर रोमांच से भरा होगा। अहम बात यह है कि इस रेल लाइन पर सबसे बड़ी टनल नैनादेवी के समीप बनेगी, जिसकी लंबाई 3.83 किलोमीटर है। 2019 में 6,600 करोड़ लागत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य शुरू हुआ है। इस रेलवे लाइन पर 7 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। सभी रेलवे स्टेशनों की दूरी निर्धारित है। पहला पंजाब राज्य के भानुपल्ली में बन रहा है। दूसरा भानुपल्ली से 7.15 किलोमीटर की दूरी पर भल्लू में बनेगा। तीसरा हिमाचल के धरोट में 17 किलोमीटर दूर व चौथा पंजाब के पहाड़पुर में 23.4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इससे आगे बिलासपुर के जगातखाना में प्रस्तावित 5वां रेलवे स्टेशन 37.36 किलोमीटर की दूरी पर होगा और छठा बिलासपुर शहर के नजदीक बध्यात में 50.91 किलोमीटर की दूरी पर तथा 7वां व अंतिम स्टेशन बैरी में 60.65 किलोमीटर दूरी पर प्रस्तावित है। भानुपल्ली से बैरी बरमाणा तक कुल लंबाई 62.6 किलोमीटर होगी। रेलवे विकास निगम लिमिटेड की ओर से 2025 तक धरोट तक रेलवे लाइन का कार्य कंप्लीट कर हैंडओवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एचडीएम 6 पैकेज में होगा रेलवे ट्रैक का निर्माण। यहां बता दें कि रेलवे लाइन का काम 6 पैकेज में किया जा रहा है, जिसके तहत जंडौरी धरोट, धरोट महला, महला धनस्वाई, कोट भराड़ी, भराड़ी बध्यात और बध्यात बरमाणा शामिल है। खास बात यह है कि बरमाणा तक रेलवे लाइन 20 टनल से गुजरेगी, जिसकी लंबाई कुल 26.13 किलोमीटर है। इसके अलावा 8.54 किलोमीटर ट्रैक में ब्रिज होंगे और ओपन ट्रैक 27.93 किलोमीटर का होगा। उधर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अभिषेक गर्ग की माने तो जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। लोगों के साथ मिल बैठकर जमीनों का मोलभाव तय करने की कोशिश की जा रही है। पुलों का काम जारी।
रेलवे लाइन पर ब्रिज का कार्य भी पैकेज में किया जा रहा है। पैकेज 1 में 3.25 किलोमीटर लंबाई के 5 ब्रिज बन रहे हैं और अब तक 65% कार्य पूरा हो चुका है। सरकार की नाकामी से हर वर्ग नाराज, एचआरटीसी कर्मचारियों को अभी तक नहीं मिला वेतन, जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान की सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। आधा महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक एचआरटीसी के कर्मचारियों का वेतन नहीं आया है। यह वेतन कब तक आएगा, यह भी नहीं पता है। यह सरकार वित्तीय प्रबंधन के मामले में पूरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग इस सरकार से मात्र 10 महीने में ही त्रस्त हो गए हैं। हर जगह असंतोष फैला हुआ है। लोग सड़कों पर हैं, न सरकार से आपदा राहत और पुनर्वास का काम सही ढंग से हो पा रहा है, न ही युवाओं को रोजगार देने का। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वेतन से परिवार चलता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन अविलंब जारी करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड कर्मियों को 6 माह का बिना वेतन दिए निकाल दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार से प्रदेश में हर वर्ग के लोग नाराज हैं। इसका कारण है कांग्रेस द्वारा बोला गया सफेद झूठ। चुनाव के पहले कांग्रेस ने प्रदेश के हर वर्ग से झूठे वादे किए थे, जिसे पूरा करने की मांग अब लोग सरकार से कर रहे हैं और सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करने के मूड में नहीं है। जिला परिषद के कर्मचारी 1 महीने से ज्यादा समय से धरने पर हैं। पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। सारे कामकाज ठप पड़े हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ग्राम पंचायतों के ज्यादातर काम जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। वह सारा का सारा काम ठप पड़ा है और पंचायत प्रधान बेबस हैं। वह अपनी मोहरें लौटाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सरकार को जिला परिषद के सभी मुद्दों को अविलंब सुलझाना होगा और उनसे किए गए वादे को पूरा करना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अभी पटवारियों द्वारा भी धरने की धमकी दी गई है, जिसे सरकार ने झूठा आश्वासन देकर कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। सरकार उनकी मांगों को भी लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार आपदा राहत के मोर्चे पर पूरी तरह फेल रही। मुख्यमंत्री के दावों के उलट बहुत लोगों को नाम मात्र का सहयोग मिला। आपदा राहत देने में अपना पराया किया गया। राहत राशि की बंदरबांट हुई। आपदा प्रभावितों को दिए गए टेंट की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है। 1-2 महीने में ही टेंट खराब हो गए। आगे लोग उन टेंट्स में आगे कैसे रहेंगे? जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं। माफिया प्रदेश में मजबूत हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में आए दिन बाहुबल के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। आए दिन गोलीबारी और अपराध से अपना प्रभाव दिखाने की कोशिशों की खबरें आ रही हैं। ऐसे लोग किसकी शह पर इस तरह के काम कर रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना होगा। प्रदेश को अपराध और माफिया मुक्त बनाने की दिशा में सरकार को कदम उठाने होंगे। सुरक्षित ट्रैकिंग के लिए रूट अधिसूचित करेगी प्रदेश सरकार, सीएम सुक्खू ने वन विभाग को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा ट्रैकिंग के शौकीनों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। ट्रैकर्स के लापता होने की घटनाओं को कम करने के दृष्टिगत राज्य सरकार एक नई पहल करने जा रही है।
ट्रैकर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स अधिसूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग पहली बार मौसम की परिस्थितियों के अनुरूप तथा उस रूट पर उपलब्ध ठहरने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह ट्रैकिंग रूट्स अधिसूचित करेगा। विभाग इन रूट्स को इको टूरिज्म सोसाइटी के माध्यम से ट्रैकर्स को एक पैकेज के रूप में पेश करेगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और बेहतर सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। पैकेज में ट्रैकिंग रूट से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ट्रैकर्स कई बार रूट पर जाकर भटक जाते हैं और उनके साथ अनहोनी घटनाएं भी सामने आती रही हैं। उन्हें ढूंढने के लिए राज्य सरकार को बचाव अभियान चलाने पड़ते हैं, जिसमें काफी संसाधन लगते हैं। ऐसे में वन विभाग ट्रैकर्स की सुविधा को देखते हुए इन रूट्स को अधिसूचित करेगा, जिससे ट्रैकर्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। ट्रैकिंग पर जाने से पहले इच्छुक व्यक्ति को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उन्हें अनिवार्य रूप से ट्रैकिंग डिवाइस दिए जाएंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाने में आसानी हो और उन्हें समय पर मदद पहुंचाई जा सके। वन विभाग ट्रैकर्स को गाइड की भी सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इन गाइड्स का भी पंजीकरण किया जाएगा और वन विभाग उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में पर्यटन की मुख्य भूमिका है। इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, वहीं हजारों परिवारों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक, साहसिक तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने प्रतिवर्ष प्रदेश में 5 करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य रखा है तथा इसी के अनुरूप आधारभूत सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।